हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान भाव अकेडमी में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 2025 का साइंस का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़। इसमें साइंस में 5 एमसीक्यूज़ आते हैं, 5 इसमें वेरी शॉर्ट आते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, देखिए। गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है संवहन, क्वथन, वाष्पन और चालन। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। वाष्पन विधि के द्वारा जो घड़े में रखा पानी है वो ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो देखो यहाँ पे एसिटिलीन भी दे रखा है, बस आपको उसका फॉर्मूला बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। ऑप्शन ए निचली सतह पर, डंठल पर, ऊपरी सतह पर या फिर पर्णाधार। तो जो इसका करेक्ट आंसर है निचली सतह पर, क्योंकि मोस्टली जो होता है पत्ते में रंध्र वो निचली सतह पर पाया जाता है। हालांकि ऊपरी सतह पर भी होता है, लेकिन जो मोस्टली जो इसका आंसर है वो निचली सतह पर ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। पेचिश नामक एक आम आंत्र रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा है, यानी कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? ऑप्शन है फ्लेवियोवायरस, यीस्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और निमेटोड। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, किसी वस्तु को पूर्णतः जल में डुबोने पर उस पर लगने वाला बल और वस्तु का भार बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो जो वस्तु है हमारी वो पूरी तरह से डूब जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वस्तु सतह के नीचे पूरी तरह से डूब जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला है, किन्हीं दो कवकों के नाम बताइए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इनके आंसर, तो इसमें हम नाम लिख सकते हैं कवकों के। तो पहला नाम इसमें लिख सकते हैं मशरूम, क्योंकि मशरूम सब्जी के रूप में खाते हैं, और दूसरा है ट्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो बस आपको यही बताना था, और इसमें फॉर्मूला दे, उदाहरण के तौर पर फॉर्मूला यहाँ पे हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इतना ही था। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि 8 क्वेश्चन। क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं ये बताना है। ठीक है, क्रांति कोण क्या होता है? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कब होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण को, इस कोण को हम बोलते हैं क्रांति कोण। मतलब वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वह क्रांति कोण कहलाता है। बस इतना आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। जीवाणु से प्राप्त होने वाले किन्हीं दो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाई के नाम। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं, आप कोई से भी नाम बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। खाने का सोडा और धावण सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो खाने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धोने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें, रासायनिक सूत्र पूछा है, तो खाने का सोडा हो जाएगा NaHCO3, और धावन सोडे की बात करें NaCO2। बस ये आपको बताना था। नाम भी नहीं लिखता, बस रासायनिक सूत्र बता दे तो भी सही था। नहीं, नाम भी बताना, देखिए ना, नाम और रासायनिक सूत्र दोनों बताने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का। फिर यहाँ पे इसके आगे जो है वो शॉर्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 11 क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं बताइएगा। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि किसी श्वेत प्रकाश का जो है रंगों में 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वही लिखा है, वह परिघटना जिसमें श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वे 7 रंगों में
बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इनमें विभाजित हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्णक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट में पहला है हमारे पास, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इसे वैश्विक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है? इसके क्या लक्षण है बताइए और इसके बचने के उपाय भी बताने हैं, ठीक है। तो जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या होता है? एक वायरल संक्रमण है जो मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है, और मस्तिष्क में सूजन का कारण बन जाता है। इसके लक्षण दिखा देते हैं यहाँ पे। इसके लक्षण में बुखार, सर दर्द, उल्टी आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और बच्चों में दौरे पड़ना शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नामक चित्र बनाइए। तो उत्सर्जी अंग वो होते हैं जिससे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है, वो आपके उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जिसे आपको उसका डायग्राम भी बताना है। तो देखिए इसमें क्या है लिखना है, वे जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर में उपापचय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग बाहर निकालते हैं उसको उत्सर्जन कह देंगे हम, ठीक है। चलिए इसका जो डायग्राम है आपका इस तरीके का बनता है। देखिए यहाँ पे 2 किडनी सी बनानी है, ठीक है, और यहाँ पे बोल ग्लैडर होता है बीच में। यहाँ पे जो इस तरह का जो डायग्राम होता है ना, ये वाला आपको डायग्राम इसमें बनाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये क्वेश्चन शायद ही बहुत कम लोगों ने किया होगा, लेकिन ये अगर जिसने साइंस की, ठीक है, जिसकी उसने क्वेश्चन अच्छे से कर दिया होगा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 60 मीटर घेरे समुद्र तली पर दाब क्या होगा? यानी दाब पूछा है, पी पूछा है, और एक सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट है, यही क्वेश्चन है। इसमें देखो दाब पूछा है, और ये जो चीज़ें है ना, समुद्र जल का घनत्व ये दे रखा था, और ये गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ये भी गिवन है, रो गिवन है और जी गिवन है और आपके हाइट गिवन है। तो बस इसमें दाब का जो फॉर्मूला है वो लगाना था, रो जी और एच। इसको सॉल्व कर लेता आपका इसका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, वो सब आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं परिवहन और संचार के क्षेत्र में, ठीक है, एंड हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट पेज है हमारा शायद, यस। तो लास्ट क्वेश्चन था इसमें, अपरूप क्या होता है? कार्बन के विभिन्न अपरूपों का उदाहरण से बताइए। तो कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो कार्बन होता है, हीरा होता है ना, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। तो पहले अपरूप बताने थे, फिर उनके बारे में बताना था। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अपरूप, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो उन रूपों को, उस तत्व को अपरूप कहते हैं। यहाँ पे कार्बन के अपरूप लिखे हुए हैं। कार्बन के अपरूप में हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। इनके बारे में आपको बता देना है। ये कार्बन का सबसे कठोर और अपरूप होता है। ये मुलायम और चिकना होता है, ठीक है, और इसमें कार्बन परमाणु एक गोलाकार संरचना में व्यवस्थित होता है। तो बस आज के लिए इतने। देखो वीडियो PDF बना के वीडियो बनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।